नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस शनिवार को झंडा दिवस मना रही है और इस कड़ी में डीजीपी प्रशांत कुमार ने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर फ्लैक्स लगाकर सम्मानित किया, साथ ही मोमेंटो भी भेंट किया। यूपी पुलिस की तरफ से इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट की गई। आपको बता दें कि 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है और ट्विटर पर किए गए पोस्ट में यूपी पुलिस ने लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ध्वज विभाग के गौरवशाली इतिहास और वीर जवानों की कर्तव्य परायणता का गौरवपूर्ण प्रतीक है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए यहां पर मौजूद हैं, जहां डीजीपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया। जहां इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ का स्वागत होता हुआ भी नजर आ रहा है। यूपी पुलिस जो है झंडा दिवस मना रही है, जिसके लिए अब खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जहां पर डीजीपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों की तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही है। वहीं रुझानों में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की महाराष्ट्र में प्रचंड आंधी चलती हुई नजर आ रही है। 288 सीटों वाले सूबे में सत्ताधारी गठबंधन डबल सेंचुरी ठोकता नजर आ रहा है। वहीं सियासी लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 7-2 से आगे है। दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव तो 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर भी हुए, लेकिन महाराष्ट्र झारखंड के साथ साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त चुनाव प्रचार भी किया था। और यहां अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब होता है तो इसका सीधा असर उनके सियासी भविष्य पर भी पड़ता। विपक्ष और खास तौर पर अखिलेश यादव भी बीजेपी के भीतर कथित गुटबाजी को दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई की अटकलों को हवा देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और वहीं इतनी ही व्यस्तता के बावजूद महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी ने पार्टी के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड ब्रिज मोहन रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिज मोहन जी, देखिए जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का अगर सबसे पहले बात कर ले तो देखिए यहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। झारखंड में देखिए बीजेपी को झटका लग रहा है और वहीं महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो यहां बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें तो कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि अगर हम बिहार की अगर थोड़ी सी वहां की सियासी अटकलों पर अगर नजर डालें तो हमने देखा कि पिछली बार जब बिहार में चुनाव हुए थे उस बार अचानक से लास्ट जब काउंटिंग हो रही थी लास्ट दौर के, तो एक सियासी और बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो क्या महाराष्ट्र में या फिर झारखंड का अगर जिक्र कर ले तो यहां कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? सपना, धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया खासतौर से बात रखने का। एक बेहतरीन एंकर की तरह आपने जो पूरा अवलोकन किया, मैं पूरा आपकी बात सुन रहा था और पैकेज को खासतौर से, और जो हमारे दर्शक चैनल को जुड़े हुए हैं हमारे, वो भी सुन रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि जिस प्रकार से आपने सभी मुद्दों पर बात रखी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने रखा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बड़ी स्पष्ट और बहुत सटीक और खासतौर से बहुत सही बात है, और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस देश के तथाकथित अपने आप को पत्रकार, इंटेलेक्चुअल्स और जिसको हम कहते हैं कि दूरदर्शी, उनको आप एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हैं आज के जमाने के, इन सब में से ये सारे के सारे आप फेक हो चुके हैं। 2014 में शुरुआत हुई थी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश में एक लहर आई और इस लहर का नाम भारतीय जनता पार्टी था। निश्चित रूप से पार्टी के हर सदस्य की इसमें भूमिका रही, लेकिन जो वेव चली 13 वर्षों तक गुजरात में, और गुजरात के बाद जब देश में उसकी वेव चली तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता और ऐसी पार्टी जो 70 सालों तक जिन्होंने यहाँ पे अपना राजकाज किया और राजकाज में जिस प्रकार से उन्होंने काज किया वो सब उनके सामने आ रहा है। 14 के बाद 19 और 19 के बाद 24, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पदभार ग्रहण किया। विश्व में अगर आप बात करें
तो तमाम ऐसे देश हैं, उस देशों में जो हम जिनको बहुत दिग्गज देश और दिग्गज नेता बोलते हैं, वो भी 3 बार लगा प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें कि हालिया में अमेरिका में चुनाव हुए हैं, वो भी 4 वर्ष के बाद के गैप के बाद वापस आते हैं और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से आते हैं, लेकिन वो आते हैं खासतौर से। हम अपने देश की अगर बात करें तो हमारे देश में बहुत बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से ये इतिहास रचा गया। और आज जिन चुनाव की बातचीत होती है, हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी कई बार ऐसा मौसम आता है जब हल्का सा छांव आती है, लगता है कि जो है ना अभी जो है यहाँ बारिश होने वाली होती है या मौसम ऐसा चल रहा है, लेकिन वापस धूप निकल जाती। ऐसे ही हम जाड़े के मौसम अब शुरुआत हो चुकी, तो हमें लगता है कि जो है आज धूप नहीं निकलेगी और क्योंकि पूरा मौसम छाया रहेगा, अचानक थोड़ी देर बाद मौसम साफ होता है और कड़ी धूप आती है। अगर मैं बात करूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और इस समय परम श्रद्धेय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, ये सारे शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, पत्रकारिता जगत के जो लोग हैं जो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो सच से काफी परे और पीछे हो जाएंगे। मैं आपको बताते चलूं क्योंकि आप लगातार उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू रहती है, देश की खबरों से रूबरू रहती हैं। आप तमाम बार आपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आपने खबरों को कई बार आपने उसको अवलोकन किया और आपने इसी प्रकार से पढ़ा है एज एन एंकर, तो आप भी मेरी बातों को शायद थोड़ा बहुत उस पर एग्री करेंगी। मैं आपको बताते चलूं कि 2024 में 37 सीटें योगी आदित्यनाथ को लोगों ने बताया कि अब वो फेस काफी डाउन हो गया, मोदी जी का फेस डाउन हो गया और योगी आदित्यनाथ का फेस कमजोर हो गया। 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आती हैं और 33 सीटें आती हैं योगी आदित्यनाथ की। मैं आपको बताते चलूं, ये इस देश में 1.5 अरब की जनसंख्या है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में 20 करोड़, तो हम उसको बात करते हैं कि एक जो हमारे पास एक आंकड़ा आता है, लेकिन आंकड़ा हमेशा उतना परफेक्ट नहीं होता है। 20 करोड़ की जनसंख्या में घर में 4 बच्चे होते हैं, अगर खाना बनता है तो 4 बच्चे अलग अलग तरीके से उसको खाना चाहते हैं, कुछ कोई बच्चा नहीं खाना चाहता है और जो पकाने वाला कई बार वो भी नहीं खाना खाता है। तो जब बात चुनाव की होती तो निश्चित रूप से तमाम उसमें लोगों के उनकी अपनी खुद की सोच और उनकी जो विचारधारा होती है वो बदल जाती है। लेकिन अगर धरातल पे काम जिस प्रकार से पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक समय पर लगता यह है कि नहीं, हमारे लिए जरूरी है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से वहां पे जिन लोगों ने जो सत्ताधीश वहां पर रहे, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं किया और यही हालात झारखंड में। लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि भ्रमित कई बार लोग हो जाते हैं, वहां पे आदिवासी बेल्ट है वो आज भी उतना पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कोई और पढ़ा लिखा बेल्ट होता तो खासतौर से आप समझ सकते हैं कि जनता को ये लगे कि जिस व्यक्ति के पास से करोड़ों रुपए लग रहे हैं, निकल रहे हैं, वो अपने आप को आदिवासी और गरीब और मजलूमों का अपने आप को नेता बताता है। आखिरकार उसके पास इतने पैसे निकलने से उसको वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। लेकिन वहां की सोच थोड़ी अलग है और इसी सोच का फायदा उठाती है वहां की झारखंड की वहां की जो लोकल पार्टीज होती है और दूसरे प्रदेशों की भी पार्टीज उठाती है। खासतौर से दक्षिण में ऐसा कई बार होता है, जो वहां के क्षेत्रीय दल तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, लेकिन वो सत्ता में बार बार आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे लोग हैं, बहुत सोना पहन रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसी तरह झारखंड में लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो आदिवासी लोग जो समझते हैं हम लोग तो जंगल में रहते थे, आज हमारा जो नेता है वो महलों में रह रहा है, तो उनकी सोच और विचारधारा अलग होती है। लेकिन एक समय आएगा उन्हें भी समझ में आया कि हमारी विचारधारा के चलते वो सत्ता में तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई कल्याण या हमारे जीर्णोद्धार कुछ नहीं किया। लेकिन जब बात इस देश के 3 महापुरुषों की आती है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और तीसरे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर आज हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है। उनका जादू चला, हरियाणा में भी चला, उसके बाद से महाराष्ट्र में भी चला और झारखंड में आप ये मत सोचिए कि जो सीटें आई हैं वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन उनका एक असर रहता है सब जगह। खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 मार्च के बाद से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और खासतौर से पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम करना शुरू किया, वो इतना स्ट्रांग है कि आज भी जो दल वो संख्या आ जाए। देखिए मैं आपको कई बार बताऊं कि अक्सर आपके 12th के रिजल्ट्स अगर आते हैं या आप ग्रेजुएशन में आपके जो है आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं, लेकिन जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक आपका भविष्य जो है वो गर्त में होता है। तो नंबर आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, सत्ता में होना ये सबसे बड़ा काम है। भले फिर वो दूसरे दलों पर भी शामिल होता है, सत्ता में अगर आप आ गए तो असली सरकार में अगर आपने बना ली तो आप काम कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ उसी तरह से एक शख्सियत है जो लगातार अपने काम कर रहे हैं। आप खुद इस चैनल में हैं, आप लगातार उनको आप देखिए किस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक उनके कितने काम होते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ प्रदेश के बारे में सोचता है। उनसे पूछा गया, एक बार प्रश्न किया एक एंकर ने कि आपका परिवार कितना बड़ा है, तो उन्होंने बोला मेरा परिवार 20 करोड़ से ज्यादा का है। ये है मुख्यमंत्री की अपनी भूमिका और ये है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका, जो खासतौर से देश के लिए, जो हमारे जनता के लिए जिस प्रकार से लगे। देखिए आने वाले समय पर पत्रकार को अगर निष्पक्ष का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप नेगेटिव बोलिए सरकार के। अगर आप सच में निष्पक्ष हैं और आप सच बिल्कुल
एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि देखिए जिस तरह से सपा और बीजेपी के बीच खासतौर से यूपी विधानसभा उपचुनाव का जिक्र कर ले तो यहां लड़ाई मानी जा रही थी सपा और बीजेपी के बीच। फूलपुर सीट का बात कर लूंगी जहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जहां पर सपा लगातार ये दावा कर रही थी कि यहां से सपा जो है जीत दर्ज करेगी। तो ऐसे में सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से डंका बजता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि 7 सीटों पर बीजेपी अब एक तरह से कहे तो पूरी तरह से जीत दर्ज कर चुकी है। निश्चित रूप से सपना जी, आप ये समझिए, खासतौर से देखिए मैंने आपसे बोला ना, रीजनल पार्टीज में 37 आपकी सीटें आ जाती हैं। उसके बाद से आपको ये लगता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपका काम क्या, और आप विपक्ष में हैं, 2017 से आप विपक्ष में हैं। आप कई बार, जैसे हम अपने घरों में, अपने परिवारों में, क्योंकि हमने अपने बार बार, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, कई बार आप लोगों को बता देते हैं, जैसे हमारे केंद्र से सटा हुआ जो देश की राजधानी है, जहां पे केंद्र सरकार है, और इसीलिए वो उस पर काफी शिकंजा कसती है, फ्री चावल दे देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, और बहुत सारा आप एक शराब के साथ एक शराब फ्री दे देंगे, इस तरह से करके आप सत्ता में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इसी तरह से भ्रमित करते हैं जातियों को बांट करके। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी वो काम कर रही है, लेकिन हर वो दल राजनीतिक रूप से अपने को सत्ता में लाने के तमाम ऐसे काम करता है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, जहां पे हेडमास्टर स्ट्रांग है तो वहां पे वो कॉलेज और वो शिक्षा का जो केंद्र है वहां पे डिसिप्लिन होता है। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दारोमदार उनके ऊपर जो है वो ऐसा नहीं है, उनके ऊपर तमाम, उनको अपने घर में भी कई बहुत सारे कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे, या उनसे बहुत सारे लोग जो नाखुश होते हैं, क्योंकि घर में हमें अक्सर बाहर से ज्यादा घर में हमें तकलीफ होती है, लेकिन उसकी उन्होंने परवाह किए बिना अपने काम को पूरी तरीके से निभाया। उन्होंने कोई विरोध नहीं दर्ज कराया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपको बताता चलूं, वो पीठाधीश्वर है, गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं। मैं खुद गोरखपुर से ताल्लुक हूं, लगभग 40 वर्षों से मैं उस मंदिर से जुड़ा हुआ हूं, और मैं आपको बताते चलूं, उस पीठ की जो मंशा है वो ये है, आज नहीं, उस पीठ के जितने भी पीठाधीश्वर रहे हैं, चाहे वो स्वर्गीय महंत अवैधनाथ जी रहे हो, चाहे स्वर्गीय दिग्विजयनाथ जी रहे हो, या उससे पहले गोरखनाथ बाबा जिनके नाम पर पूरा वो मंदिर है, उसने सिर्फ और सिर्फ समाज के जन कल्याण के लिए काम किया है। उस मंदिर के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस पर यह आरोप विपक्ष लगाता है कि वो कट्टर हिंदूवादी हैं। देखिए, हिंदुत्व का पालन करना, आप अगर मंदिर में जाती हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे जाति को विरोध करती हैं। हाँ, अपने धर्म से आप प्यार करती हैं और ये एक अच्छी बात है। वहां पे गोरखपुर मंदिर के अंदर कभी आपको अवसर मिले और आप गोरखपुर जाए, आप देखेंगे कि जितनी वहां पे दुकान है, जो वहां पे फल और वहां पे प्रसाद बांटते हैं, वो सारे के सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। आप इसी से समझिए कि कितनी उनकी वहां पे सामंजस्य मिला हुआ है। वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति अगर गड़बड़ होगा तो वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं दोनों को सजा दूंगा, दोनों को ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर वो व्यक्ति सही होगा तो चाहे वो किसी भी जाति का होगा, उसको मैं सर्वोपरि रखूंगा और उसको बराबर श्रेणी से उसके ऊपर उसके सारे डेवलपमेंट के काम होंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां से वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, और वो भाजपा के विरोधी आज नहीं, लगभग 20 सालों से। लेकिन जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे उनको मकान बनवाने की योजना हो, चाहे उनके लिए जो अनाज वितरण की जो योजना हो केंद्र सरकार की तरफ से, उसको योगी आदित्यनाथ जी इस बात को पूरी तरह से अश्योर करते हैं, कोई भी व्यक्ति ना छूटे, चाहे उसका नाम मोहम्मद हो, चाहे उसका नाम रमेश हो, चाहे उसका नाम जो है वो पिंटू हो, या चाहे उसका नाम आप पीटर मान के चलेंगे, चाहे वो सुखबीर सिंह बादल हो, उनका भी नाम अगर हम बात करेंगे, ऐसे किसी भी जाति का होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो खासतौर से जिन जातियों की वो बात करते हैं, मैं आपको बताते चलूं, जिस जाति विशेष की बात अक्सर समाजवादी पार्टी के मुखिया करते हैं, मैं ये बताते चलूं कि उस क्षेत्र में भी खासतौर से वहां से इस समय वहां के जो मंत्री हैं, जो सांसद वहां से हैं, जो राज्यसभा सदस्य जो वहां से लोग हैं, वो पूरी तरीके से उन क्षेत्रों में पूरा विकास कार्य कराते हैं। ऐसा नहीं कि सड़क जो है हम उतरी तक ही बनाएंगे, जहां तक जो है जिन्होंने मुझे वोट दिया और आगे हम सड़क ही नहीं बनाएंगे। ये सोच पहले की सरकारों में जरूर होता था कि मेरे इलाके का जिसने वोट डाला है उसको ही हम करवाएंगे, बाकी जगह हम पिछड़ा करेंगे, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा रह गया, क्योंकि यहां पे जिन भी लोगों ने अपने आप को, जिनकी सरकारें रही, वो खास तौर से पार्टी विशेष तक और परिवार विशेष तक रह के रह गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो व्यक्ति ग्लोबली अब पूरी तरीके से एक्टिव है, और ग्लोबली मेरा इसलिए कहना है कि ना कि सिर्फ देश, पूरे विदेश में भी उनका चर्चा हो रही है। और इस इवेंट के बाद से मैं आपको बताते चलूं, भाजपा वो एक ऐसी पार्टी, और भाजपा के जो ये 3 दिग्गज नेता हैं, ये सदैव तैयार रहते हैं नए चुनाव के लिए और एक नए प्रिपरेशन के लिए। और अगला प्रिपरेशन अब महाकुंभ 2025 होने वाला है। योगी आदित्यनाथ कतई थकने नहीं वाले, और महाराष्ट्र में खासतौर से सरकार बनने वाली है। इस बात को तीसरी बार जिस तरह से भाजपा ने अपने नंबर्स वहां बढ़ाए हैं, जो प्रदेश जिसमें माना जाता था सबसे ज्यादा वहां पे कंपटीशन था, वहां वो निकल करके आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप कह सकते हैं कि हाँ एक ही पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी जिन सीटों पर दावा था। एक महत्वपूर्ण सवाल और ब्रिजमोहन जी,
अब जैसे अगर हम महाराष्ट्र का जिक्र कर ले तो महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार अपने पिछले रिकॉर्ड को ही तोड़ते हुए नजर आ रही है। पिछली बार जिस तरह से हमने देखा कि महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री बदले, कई बार सियासी उलटफेर देखने को मिला, लेकिन इस बार जो बीजेपी अपनी ही देखिए रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। और जब शिंदे शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि बीजेपी की मजबूरी थी कि वो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए। ऐसे में बीजेपी अब बहुमत के आंकड़े को देखे बहुत छूती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी अपने मनपसंद जो है मुख्यमंत्री चुनेगी, तो ऐसे में शिंदे की क्या भूमिका होगी, एक बार अपने नजरिए से बताइए। देखिए क्या है, मैं आपको बताते चलूं कि सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है 2014 के बाद। 14 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी भी जो तमाम जो नेता हुआ करते थे उसमें से कुछ लोग अब दिग्गज वो इस समय वो दिवंगत हो चुके हैं। मैं आपको बताते चलूं, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाना चाह रहा हूं। इस पार्टी के विषय में इस देश में सिर्फ इन पार्टी जो नेता है ना उन्हें तक नहीं पता है कि अगले पल वो क्या करने जा रहे हैं। तो पहली बार मैं बोलूं कि एस्ट्रोलॉजर बनने की आवश्यकता किसी भी पत्रकार को नहीं, चाहे वो जिस भी देश के अपने आप को सबसे नंबर 1 चैनल का भी अगर पत्रकार बताएगा उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गेट के अंदर तो एंट्री मिलती है, लेकिन वो मनों के अंदर एंट्री नहीं कर पाता। और खासतौर से जो 2 लोग हैं जो खासतौर से जिनको सबको लेकर चलते हैं वो क्या डिसाइड करेंगे, जिसमें एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और तीसरे अब योगी आदित्यनाथ जी भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। ये जो करते हैं और जो ये सोचते हैं और इनकी पूरी पार्टी जब मिलकर लोग काम करते हैं तो वो बात किसी को नहीं पता रहती है। तो निश्चित रूप से, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, क्योंकि हम किसी के कैरेक्टर से उसको जज करते हैं कि उसका क्या आने वाला आकलन हो सकता है। ये वो दल है जिसने हमेशा अपने साथ अपने छोटे दलों को भी उनको आगे बढ़ा करके, क्योंकि शिंदे जी को उन्होंने इसीलिए बनाया था सिर्फ एक मैसेज देने के लिए। खासतौर से आप नीतीश कुमार का भी एक भूमिका देख सकते हैं, वो भी स्टेट आप देख सकते हैं कि उन्होंने वहां मुख्यमंत्री बनाया। साथ ही आसाम का आपके पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हेमंत शर्मा जी को भी इसीलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया था जबकि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए थे। तमाम ऐसे नेता जो पार्टी छोड़ के आते हैं उनको डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर तक बनाया जाता है। निश्चित रूप से क्योंकि ये पूरी पार्टी डिस्कस करके काम करती है। एनसीपी के जो जी महत्वपूर्ण सवाल बृजमोहन जी, देखिए हमेशा से जब भी इलेक्शंस हुए हैं और खासतौर से अगर हम यूपी का जिक्र कर ले, अभी देखिए हाल ही में लोकसभा चुनाव भी हुआ था जिसमें बीजेपी ने खासतौर से यूपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ऐसे में लगातार विपक्ष ये दावा कर रहा था कि अब जो है मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाएगा, उनकी कुर्सी खतरे में है। लेकिन बीजेपी का हमेशा से ही रहेगा। अगर हम पिछले इतिहास का अगर जिक्र कर ले तो देखिए हरियाणा में भी खट्टर सरकार थे, माफ कीजिएगा, मनोहर लाल ने देखिए काफी समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, 13 वर्षों तक शिवराज सिंह चौहान रहे। ऐसे में कई मुख्यमंत्रियों का देखिए यहाँ पर फहरिस्त है जहां बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे को इतना जल्दी बदलती नहीं है। तो लोगों का ये भ्रम है या क्या है? देखिए आपने सपना बहुत अच्छी बात आपने सपना जी कही, खासतौर से आपने हरियाणा का भी जिक्र किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है और चरित्र के साथ साथ में वो ये है कि वो निश्चित रूप से जिस पर वो रिलाई करते हैं तो उस पर लंबा समय तक रिलाई करते हैं। अगर वो व्यक्ति कंट्रोवर्शियल नहीं है, अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्तता उसकी नहीं है या वो लिप्तता दूसरे के कहने से हम नहीं मानेंगे जो है, जब तक ये देखिए मैं आपको बताते चलूं ये बात इस पार्टी का एक और कैरेक्टर आप समझिए। दूसरा दल अगर बोलेगा कि ये गलत है वो उस पर विश्वास नहीं करते, वो अपनी खुद की एजेंसीज उनके पास है, खुद के पास उनके अपने रिसोर्सेज है, वो खुद इतने समझदार और ताकतवर है कि वो किसी के बारे में अच्छाई बुराई पता कर लेते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि वो गलत है तो वो अपने पूरे ट्रेंड के हिसाब से, बिकॉज देखिए पार्टी है, कोई मोहल्ले और गली की कोई बातचीत नहीं लेकिन निकाल के बाहर कर दिया या उनको बोला तुम कल से मत आना, ऐसा मत करना। वो एक गहरे समुंदर नहीं बल्कि मैं उनको महासागर की तरह बोलूं कि गहरे हैं, वो उस प्रकार से ही अपने आप को पूरा स्थापित करते हैं। तो निश्चित रूप से हरियाणा में जो बात थी वहां पे देखिए उन्होंने वहां की जो जरूरत थी वहां झारखंड अगर जिक्र कर ले तो देखिए यहाँ पर जो है बीजेपी पीछे होती हुई नजर आ रही है। मैंने बिहार का भी जिक्र किया कि जिस तरह से अंतिम चरण में आते आते एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। झारखंड की भी जो एक तरह से सियासी इतिहास का बात कर ले तो यहाँ भी हर साल जो है चेहरे चेंज होते हैं मुख्यमंत्री के। तो अभी क्या कुछ जो है जो स्थिति है वो नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जेएमएम आगे चल रही है और जेएमएम की सरकार भी है ना कि दूसरे दल के विषय में तो अब मैं आपको बताते चलूं खासतौर से वो बड़ा आसान होता है जजमेंट करना। वहां तो देखिए अगर हेमंत सोरेन जो है अगर वो वहां पे आते हैं निश्चित रूप से वही चाहे मजबूत नहीं कि अपने जो है अपने के साथ में और खास तौर से खुद वो एक तरह से छोटे की तरह वहां काम कर रहे हैं तो वो तो जो हेमंत सोरेन बोलेंगे उनको मानना पड़ेगा। भाजपा की अगर मैं बात करूं जो कि स्थिति थोड़ी मुझे अभी नहीं दिख रही लेकिन शाम तक फिर भी हम पूरे रिजल्ट की बात करते हैं। अगर वहां क्योंकि उन्होंने कोई अपना सीएम डिक्लेयर नहीं किया था, क्या था इससे पहले रघुवर दास जी को उन्होंने बनाया था। देखिए रघुवर दास जी के साथ एक समस्या क्या हो गई,
वहां पे ये मैंने बोला ना, उस सीट की थोड़ी सी जो वहां पे जो लोगों की समीकरण और सोच है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है। मैं आपको बताते चलूं क्या है वहां पे कि रघुवर दास जी बेसिकली उन्होंने वहां बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम किए, लेकिन वहां पे जो आदिवासी बेल्ट में उनको अपना नहीं आना, क्योंकि वो आदिवासी नहीं है बेसिकली। बाय जो उनकी जो उनका जो जाति है वो तेली है जाति से, तो इस वजह से वहां पे उनकी जो नेक्स्ट चुनाव में उनकी स्थिति बहुत अच्छी हुई। एक बाबूलाल मरांडी जो कि आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको चेहरा मतलब उन्होंने फुल स्वरूप पे नहीं बनाया, क्योंकि बड़े समय के बाद उनको बनाया गया था, इसलिए उनको उन्होंने चुना यहाँ पे। लेकिन एक चीज मैं बताते चलूं कि बाबूलाल मरांडी का भी चेहरा वहां पे जो है वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, खासतौर से जो है। और मैं आपको बताते चलूं इसी वजह से खासतौर से बीजेपी ने वहां पे कोई एक चेहरे को स्थापित नहीं किया, क्योंकि वहां पता नहीं विरोध हो जाए। अब अगर वहां सरकार, जो कि मुश्किल भी मुझे लगता है, लेकिन शाम तक हम रिजल्ट का इंतजार करेंगे, ये भी दिल्ली डिसाइड करता है। और वहां के लोकल लीडर्स की विचार विमर्श के बाद से योगी आदित्यनाथ जी को भी चुना गया था, इससे लोगों से विचार विमर्श के बारे में, ऐसे नहीं उनको चुना गया था कि किसी, क्योंकि लोग तो चर्चा तो बहुत सारे लोगों की नेताओं की उसमें हो रही थी जो है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये मान के चलिए, वो जनता की नब्ज को पकड़ते हैं कि जनता की नब्ज क्या चाहती, जनता ने क्या चाहा, किसके नाम पर उनको वोट दिया, संगठन जो वहां का स्टेट संगठन होता है, और फिर राष्ट्रीय जो ये चेहरे हैं, जो क्योंकि देखिए ये बड़े हैं, तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जो बड़े बुजुर्ग बोलेंगे उसको हम सुनेंगे। फिर ये जो बड़े चेहरे हैं, जिसमें सिर्फ ये 2 चेहरे के मैं नाम तो ले रहा हूं, लेकिन उसमें कई सारे हिडन चेहरे जिनका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो अपने आप पब्लिसाइड नहीं होना चाहते। फिर आम जनता, आम जो वर्कर है उन तक पहुंचने वाला, ऐसे और भी चेहरे हैं दिल्ली में बैठ करके जो चर्चा में शामिल होते हैं, और उनकी भूमिका बड़ी अहम होती है, उन्हें जड़ों तक के बारे में पूरी जानकारी रहती है। तो झारखंड में भी देखिए स्थिति अगर बनती है, तो वहां पे जो ऐसा चेहरा होगा, जो वहां का लोकलाइज चेहरा होगा, वो दिल्ली से भी आ सकता है और वहां से भी, लेकिन जो आएगा वहां से चुन करके आएगा। बात हमने आपसे कही कि खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी के विषय में हमने ये चर्चा की। मैं बताते चलूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को एक और ऐसा चेहरा मिल चुका है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, और उसके बाद तीसरा ऐसा चेहरा हो चुका है जो अब विजय पताका फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको पूरे देश में, जिसका वो पूरी तरीके से उनका उपयोग करेंगे। और वो उपयोग उनको पहले हरियाणा में सफल नजर आया और फिर महाराष्ट्र में नजर आया, और झारखंड में भी अगर सीटें, अगर खासतौर से जो उनकी बढ़ती हैं, जो सीटें जो उनकी अगर आती है एक्स्ट्रा, उसमें भी भूमिका जरूर उनकी अहम रहेगी योगी आदित्यनाथ जी की। और मैं बताते चलूं उत्तर प्रदेश आने वाले समय पर तमाम बड़े डेवलपमेंट जो वो कर रहे हैं, देखिए बहुत खबरें कम आ पाती है हमारे पास। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को बदलने पर लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि तीसरा, चौथा, 5वां कार्यकाल हम चर्चा करेंगे। अगर हम उस समय रहे, अगर हम फिर से हम 2027 में, अगर हम लोग शायद अगर इस सेम चैनल में आप और हम रहते हैं सपना जी, तो शायद इस दिन को आप याद करेंगी कि मैं आपसे बोलूं कि हाँ ये फिर सरकार बन के निकल के आती। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से काम हो रहा है, जनता हर जगह पढ़ी लिखी होती जा रही, समझदार होती जा रही है। कुछ क्षेत्र हो सकते हैं देश के जहां पे आज भी उनको भरमाया जा सकता है या उनको कहीं ना कहीं आप भटका सकते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से, वो अब समझदार साबित हो रहे हैं। और इसीलिए देखिए 9 सीटें थी, उसमें से 7 सीटें अभी आगे चल रही। 2 सीटों में भी मैं आपको बताते चलूं कि कैंडिडेट की वो हार है, भारतीय जनता पार्टी की हार, क्योंकि कैंडिडेट बड़ा यंग था। क्योंकि वहां पे जो समाजवादी पार्टी की सीट थी सीता मुंह से, वो वहां पे इरफान सोलंकी पे थोड़ा सा, क्योंकि वो जेल में है, तो उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को चुनाव लड़वाया। और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे को लड़वाया, वो चेहरा बहुत नया था, उसके बारे में लोगों को बहुत अनभिज्ञता थी उनके बारे में, तो पार्टी थोड़ा बता नहीं पाई उनको लेकर के। दूसरी सीट आप समझती हैं, वो देखिए उनकी पारिवारिक सीट है। वहां पे भी ऐसा नहीं कि कल को कोई करिश्मा नहीं चल सकता है, वो तो जनता चाहेगी तो करिश्मा बदल जाएगी, लेकिन वो पारिवारिक सीट है। वो एक सिंपल वोट से मिलता है। अखिलेश यादव जी ने सीट को छोड़ा था, और वहां पे खासतौर से वो उनके परिवार के सदस्य है, लालू यादव जी के दामाद लगते हैं बेसिकली, तेज प्रताप यादव, पहले वो सांसद भी रह चुके हैं मैनपुरी के। तो तमाम ऐसे फैमिली फैक्ट्स होते हैं, प्लस वहां की जो वोट बैंक है वो खासतौर से वो आप समझ सकते हैं, जिसके चलते उनकी वो सीट थी। लेकिन बाकी सीटों पर बहुत दावा किया गया था विपक्ष की तरफ से, और ये था कि ये योगी जी की आखिरी इनको बदला जाएगा। देखिए योगी आदित्यनाथ जी को बदलने का जो काम है ना, वो किसी को होगा ही नहीं। कारण ये है, योगी आदित्यनाथ जी एक पीठाधीश्वर है, एक धार्मिक व्यक्तित्व है। जिस दिन उस व्यक्ति को लगा कि मैं अब इसके काबिल नहीं हूं, वो स्वयं सत्ता छोड़ देंगे, उनको हटाने की वो वेट कभी नहीं करेंगे। देखिए उनका चरित्र, वो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन राजनीतिक रूप में अपने आप को धारण करके वो जनता के विकास और समाज के लिए काम, ये आपको बताते चलूं। और योगी आदित्यनाथ जी और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो उनकी भूमिका है, आने वाले समय में आप ये विश्वास मानिए कि विपक्ष भी उनका डंके को बहुत मानता है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक कहते हैं ना चरित्र चाल होता है, तो इसलिए वो पार्टियों में है। नहीं तो जनता के साथ साथ यहाँ तमाम ऐसे राजनीतिक दल के नेता वो भी उनका लुआ मानते हैं, और यही वजह है कि जब योगी जी उनके सामने आते हैं तो वो इस बात को प्रार्थना करते हैं कि मेरे क्षेत्र में आप मत आइए। और वहां पे फिर क्योंकि वहां अगर वो पहुंच गए तो वहां पे निश्चित रूप से वो जीते न जीते, लेकिन उनका जीत जो अंतर है ना, खत्म हो जाएगा। तो आज एक बड़ी बात निकल के आई है,
में निकल के आया है। हरियाणा के बाद से हम लोग ने उनको महाराष्ट्र में उनकी भूमिका अहम रही जो, और जो उनका नारा था कि बटोगे तो और खासतौर से एक है तो सेफ है, ये दोनों मिलता जुलता कहीं ना कहीं नारा था। जाति में लोगों को बांटना नहीं है। देखिए बात यहाँ विपक्ष कई बार जो लोगों को भटका है कि जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ पे ना वो धार्मिक उन्माद करवाना चाहता है, आपस में मेलजोल नहीं बनाना, वो जहर घोल रहा है। लेकिन मात्र भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जातियों में बांटने से पहले अब एक होकर के वोट डालिए। उनका कहना मात्र इतना, आप अलग अलग जाति में तो आप उनको कहीं ना कहीं भ्रमित कर देते हैं। वो चाहते हैं कि आप सोचिए, फैसला लीजिए, आप इकट्ठे होइए। वो बात है, क्योंकि देखिए इस देश के जो परंपराएं हैं, जो इस देश की जो खासतौर से जो हमारे देश की सोच है, वो कहीं ना कहीं इस देश को सब कुछ साथ में लेके चलने वाली है। अलग इससे पहले के राजनीतिक दलों ने लोगों को बांट करके राज किया, इसीलिए वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए नहीं। जब आए थे, जब इंदिरा जी का समय था, जब पंडित नेहरू जी का समय था, तो वो लोग ऐसे थे कि जो कहीं ना कहीं बांटते नहीं थे, वो पूरे देश के बारे में सोचते थे। लेकिन उनके बाद से जो यहाँ पे सरकारें बनी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मिली जुली सरकारें इसीलिए बनी क्योंकि उन्होंने देश में एकत्रता के नहीं सोचा। उन्होंने सोचा मैं इस जाति को ले लूं, उस जाति को ले लूं, और फिर वो बस उनको सत्ता में आने का मतलब था। आज के समय पर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अपने आप को देश को एक साथ लेके जाना चाहता है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कभी विदेश यात्राओं में देखिए, मैं विदेश उनके साथ जाता हूं, मैं देखता हूं खासतौर से जो बदलाव आया 2014 से पहले, वहां के जो लोग हैं ना वो मुझे बताते हैं। हम लोग तो जाकर के देख ही रहे हैं, जो लोग वहां रहते हैं, सपना जी मैं आपको बताऊं, वो तक कहते हैं कि हमारे को क्या चेंज मिला। आप सोचिए, अभी हम हिंदुस्तान में, आप नोएडा में तो आपको वो महसूस नहीं हो सकता, लेकिन आप कभी दूसरे देश में जाइए तो आपको लगेगा कि आप कहां पे आ गए। और वहां पे अगर आपको ट्रीटमेंट ना मिले अच्छे से तो आप किस तरह से आप जीवन जी रहे होंगे, आप उसका बस अंदाजा लगाइए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित किया, वो अपने आप में इतना अद्भुत हुआ कि अब सारे लोग जो विदेशों में भी रहते हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और 2 दिन पहले जो मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जिसको आपने देखा होगा, वो रशिया के राष्ट्रपति के वो गुरु हैं, और उन्होंने इस बात को कहा कि खास तौर से कि मोदी जी की वो भूमिका होने जा रही है जो बेसिकली आज के टाइम पे जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी भूमिका होने जा रही है जो कि आज के जिनको चाइना, रशिया और अमेरिका, अगर उन तीनों में जो सामंजस्य बिठाने की जो आवश्यकता है वो करने जा रहा है। आप सोचिए मोदी जी की क्या स्थिति होने जा रही है। आपको बताते चलूंगी, खास तौर से अभी एक मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी और भी देने जा रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आगामी समय पे अमेरिका में वहां पे एक सम्मान दिया जा रहा है, और सम्मान कौन दे रहा है? वहां की माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन देने जा रही है। तो ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं आपके इस्लामिक देशों में, खासतौर से आप ये सोचिए, उन्होंने अभी एक इस्लामिक देश से उन्होंने हमारे साथ जो भारतीय नागरिक थे जिनको गलतफहमी में वहां की सरकार ने उन्हें मृत्युदंड दिया था, उन तक उन्होंने फांसी से बचा। एक मान सम्मान मिला। और जिस तरह से अब यूपी चुनाव में जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, 7 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है, और वही महाराष्ट्र में भी देखिए बीजेपी अपना डंका बजाते हुए नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन जी, आपने इस तमाम सियासी गणित को बहुत ही साफ साफ और ठीक ढंग से पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।